यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया। 16वीं-17वीं शताब्दी में यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन पाश्चात्य देशों के साथ भारत का प्रथम संपर्क न था। प्राचीन काल से ही भारत एवं यूरोप के मध्य घनिष्ठ व्यापारिक संबंध रहे हैं, कभी द्रुत कभी मंद गति से, लेकिन ये संबंध सदैव विद्यमान रहे हैं। भारत की सुदृढ़ राजनीतिक व्यवस्था ने भारत यूरोपीय व्यापार संबंधों के विकास और विस्तार में सहयोग दिया, जबकि राजनीतिक अस्थिरता के दौर में मंद पड़े। भारतीय उपमहाद्वीप पर सभ्यता के ऊषा काल अर्थात सिंधु सभ्यता काल से लेकर मौर्य काल, गुप्त काल, चोल काल, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल से होते हुए भारत पश्चिम व्यापारिक संबंध आधुनिक काल में एक नए भिन्न रूप में सामने आए। भारत की दुर्बल सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों के कारण यूरोपीय व्यापारियों के व्यापारिक एवं वाणिज्यिक उद्देश्य क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा में बदल गए और परिणाम ये रहा कि भारत कालांतर में ब्रिटिश साम्राज्य का उपनिवेश बन गया। भारत यूरोपीय व्यापारिक संबंधों के इतिहास पर संक्षिप्त दृष्टिपात करें तो ईसा पूर्व में सेल्यूकस की पराजय के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा शुरू किए गए मैत्रीपूर्ण संबंधों तथा उसके पुत्र बिंदुसार द्वारा स्वीकार की गई यूनानी शासकों की मित्रता से पश्चिमी देशों के साथ भारतीय व्यापार को प्रोत्साहन मिला। ईसवी सन के प्रारंभ में भारत और पाश्चात्य व्यापार में प्रमुख साझेदार रोमन साम्राज्य था। ईसवी सन की प्रथम 2 शताब्दियों से संबंधित साक्ष्यों से पुष्ट होती है कि वर्तमान में भारत के पांडिचेरी में स्थित अरिकामेडु उस काल में भारत में रोमन व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित अवस्था में था। कावेरी पत्तनम, जो कि चोल साम्राज्य की राजधानी थी, वे यमन व्यापारियों के आगमन के साक्ष्य तमिल रचनाओं में मिलते हैं। मौर्य काल, गुप्त काल और परवर्ती सल्तनत काल और मुगल काल में भी यूरोप से दूतों के आदान प्रदान के ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध हैं। वहां से चलते हुए हम 15वीं शताब्दी में पहुंचे तो इस काल में भारत यूरोपीय व्यापार के 2 प्रमुख समुद्री मार्ग थे। नंबर 1 लाल सागर से होकर गुजरने वाला मार्ग तथा नंबर 2 फारस की खाड़ी से होकर गुजरने वाला मार्ग। इस दौर में भारत के पूर्वी तट अर्थात कोरोमंडल तट के प्रमुख बंदरगाह थे। पुलिकट एवं नागपट्टनम भारत के पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह थे। खंभात, गोवा, सूरत, द्वीप तथा धाबोल 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एशिया के व्यापारिक मार्ग पर मुख्यतः अरब व्यापारियों का नियंत्रण था, जबकि यूरोपीय व्यापार पर इटली, वेनिस तथा जिनेवा के व्यापारियों का आधिपत्य था। उस्मानिया सल्तनत अर्थात तुर्कों ने एशिया माइनर को जीतने के बाद सन 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। उल्लेखनीय है कि कुस्तुनतुनिया उस दौर में रोमन साम्राज्य की राजधानी तथा यूरोपीय सांस्कृतिक साहित्यिक गतिविधियों का केंद्र और यूरोपीय सभ्यता के वैभव का प्रतीक था। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार तथा रोमन सभ्यता के वैभव का पतन मानव इतिहास के मध्यकाल से आधुनिक काल में पदार्पण का एक प्रमुख पड़ाव था। इस घटना के पश्चात पूर्व एवं पश्चिम के मध्य पुराने व्यापारिक मार्गों पर तुर्कों का नियंत्रण स्थापित हो गया। इस प्रकार पूर्व की ओर जाने वाले मार्गों और पश्चिम पूर्व व्यापार दोनों से यूरोप के नवीन राष्ट्र स्पेन और पुर्तगाल बहिष्कृत हो गए। उनका सीधा नियंत्रण समाप्त हो गया। भारत और इंडोनेशिया मसाला द्वीप अर्थात स्पाइस आइलैंड के नाम से विख्यात थे और पश्चिम में इन्हें ईस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता था। व्यापारिक मार्गों पर अराजक तुर्कों का नियंत्रण हो जाने से यूरोपियों को नए मार्ग तलाशने के लिए विवश होना पड़ा, क्योंकि उस दौर में यूरोप में मसालों की व्यापक मांग थी और भारत तथा इंडोनेशिया अर्थात ईस्ट इंडीज इसके प्रमुख उत्पादक थे। इसी आवश्यकता ने नए मार्गों की खोज को प्रोत्साहन दिया। पुनर्जागरण की वैचारिक प्रेरणा तथा जहाज निर्माण और नौ परिवहन के क्षेत्र में नई खोजों से यूरोपीय व्यापारी अन्य क्षेत्रों के व्यापारियों की तुलना में बेहतर स्थिति में आ गए। परिणामतः व्यापक पैमाने पर साहसिक सामुद्रिक अभियान प्रारंभ हुए, जिससे यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस अध्याय का अध्ययन प्रारंभ करने के पूर्व उल्लेखनीय है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में इस अध्याय से कुछ प्रमुख तथ्यों पर ही अधिकांशतः प्रश्न बना करते हैं, यथा नंबर 1 यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन का क्रम, नंबर 2
यूरोपीय द्वारा किन नगरों में पहली व्यापारिक कोठियां बसाई गईं? नंबर 3, किन अधिकारियों ने यूरोपीय कंपनियों की भारत में स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई? तथा नंबर 4, आंग्ल फ्रेंच प्रतिद्वंदिता एवं कर्नाटक के युद्ध। इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर ही हम इस अध्याय का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय का अध्ययन हम निम्न शीर्षकों में वर्गीकृत करके करेंगे ताकि इसकी स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो सके। नंबर 1, पुर्तगालियों का भारत आगमन। नंबर 2, डचों का भारत आगमन। नंबर 3, अंग्रेजों का भारत आगमन। नंबर 4, डेनों का भारत आगमन। नंबर 5, फ्रांसीसियों का भारत आगमन। नंबर 6, आंग्ल फ्रेंच प्रतिद्वंदिता तथा फ्रांस का भारतीय व्यापारिक मंच से पराभव। इस क्रम में सर्वप्रथम हम ये जान लें कि 15वीं-16वीं शताब्दी में भारत आने वाली व्यापारिक कंपनियां क्रमशः थीं पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन तथा फ्रेंच। डच से तात्पर्य हॉलैंड या नीदरलैंड से है, जबकि डेन से तात्पर्य डेनमार्क से है। इनमें पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में, आंग्ल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 ईस्वी में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में, डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में तथा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। इस क्रम में हम सर्वप्रथम अध्ययन करेंगे प्रथम अंश का अर्थात पुर्तगालियों का भारत आगमन। नंबर 1, पुर्तगालियों का भारत आगमन। सामुद्रिक अभियानों और उससे संबंधित अनुसंसाधनों में पुर्तगाली अग्रणी रहे। पुर्तगाली आधुनिक काल में भारत आने वाले यूरोपियों में प्रथम थे। 15वीं सदी में पुर्तगाली शासक डॉन हेनरिक, जिन्हें हेनरी द नेविगेटर भी कहा जाता है, ने समुद्र में दिशा बोध हेतु महत्वपूर्ण सारणियां बनवाईं। इससे देश में विशालकाय जहाजों के निर्माण को प्रोत्साहन मिला। प्रथम सफल सामुद्रिक अभियान 1487 ईस्वी में संपन्न हुआ, जबकि पुर्तगाली यात्री बार्थेलोम्यू डियाज ने उत्तमाशा अंतरीप की खोज की। डियाज ने इसे तूफानी अंतरीप की संज्ञा दी। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज में अन्य देशों ने भी अपने यहाँ सामुद्रिक अभियानों को प्रोत्साहन दिया। इसी क्रम में स्पेनिश यात्री कोलंबस ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज हेतु अभियान प्रारंभ किया, किंतु 1494 ईस्वी में अमेरिका की खोज की। भारत के लिए सामुद्रिक मार्ग की खोज में सफलता भी पुर्तगालियों को ही मिली। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री में वास्को डी गामा ने उत्तमाशा अंतरीप से होते हुए मोजाम्बिक तट से भारत पहुंचा। वह 15वीं शताब्दी में भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री था। यहाँ उल्लेखनीय है, यूरोपीय व्यापारियों में पुर्तगाली सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में भारत आए और सबसे बाद में 1961 ईस्वी में भारत से वापस गए। वास्को डी गामा 17 मई 1498 ईस्वी को अब्दुल मनीक नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से कालीकट के कप्पकडाबू नामक स्थान पर केरल पहुंचा। वहां के हिंदू शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया। यहां से ले जाई गई वस्तुओं में 60 गुना लाभ अर्जित किया, जिससे अन्य व्यापारियों को प्रोत्साहन मिला। इस कारण पुर्तगाली राजधानी लिस्बन कुछ समय के लिए संपूर्ण यूरोपीय व्यापार का केंद्र बन गई और पुर्तगाली शासक मैनुअल प्रथम ने वाणिज्य के प्रधान की उपाधि धारण की। 9 मार्च 1500 ईस्वी को पेड्रो आल्वारेज कैब्राल के नेतृत्व में द्वितीय पुर्तगाली अभियान कालीकट केरल पहुंचा। इस दौरान भी केरल का शासक जमोरिन था। कैब्राल ने वर्ष 1503 में केरल के कोचीन में प्रथम पुर्तगाली व्यापारिक कोठी की स्थापना की। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को 4 वर्षों 1505 से 1509 ईस्वी के लिए भारत में पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त किया गया। यह भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। इसने शांतिपूर्ण व्यापार हेतु समुद्री तटों पर प्रभाव विस्तार की नीति अपनाई। यह नीति शांत जल नीति अर्थात ब्लू वाटर पॉलिसी के रूप में चर्चित हुई। अल्मीडा की प्रमुख उपलब्धि थी हिंद महासागर एवं लाल सागर से होने वाले व्यापार पर अरबों के एकाधिकार का अंत करना। इसके कार्यकाल में 1508 ईस्वी में हुई चौल की लड़ाई का विशेष महत्व है। अल्मीडा की विस्तारवादी नीति के विरुद्ध गुजरात, मिस्र व तुर्की के व्यापारियों ने एक त्रिपक्षीय गठबंधन बनाया। इस गठबंधन का नेतृत्व गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा ने किया था। युद्ध में संयुक्त मुस्लिम नौ सैन्य बेड़े ने पुर्तगालियों को पराजित किया। 1509 ईस्वी में अल्मीडा ने अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व मिस्र, तुर्की एवं गुजरात की संयुक्त सेना को पराजित किया। इस विजय के फलस्वरूप पुर्तगाली
हिंद महासागर में सबसे प्रभावशाली शक्ति बन गए। अल्मीड़ा के अन्य प्रमुख कार्य थे अंज द्वीप पर किले का निर्माण कराना तथा पुर्तगालियों के हित में कोचीन में उत्तराधिकार युद्ध का समाधान कराना। अल्मीड़ा के बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में भारत में पुर्तगाली बस्तियों का गवर्नर बना। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को पराजित कर गोवा पर अधिकार कर लिया। इसने गोवा को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी घोषित किया। इसी के साथ भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। 1515 ईस्वी में इसने फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया। यद्यपि यह अदन जो कि लाल सागर के व्यापार पर नियंत्रण की कुंजी थी, पर अधिकार नहीं कर पाया। अल्बुकर्क ने भारत में स्थायी रूप से पुर्तगाली आबादी बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को स्थानीय स्त्रियों से विवाह करने हेतु प्रोत्साहित किया। इसने अपने क्षेत्र में सती प्रथा का अंत करने हेतु नियम बनाए थे। अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसके कार्यकाल में पुर्तगाली भारत में सर्वश्रेष्ठ 9 सैन्य शक्ति बन गए थे तथा संपूर्ण पश्चिमी तट पर उनका वर्चस्व कायम हो गया था। अल्बुकर्क 1515 ईस्वी में भारत में पुर्तगाली गवर्नर के पद से सेवानिवृत्त हुआ। इसके बाद हुए पुर्तगाली गवर्नरों में नीनो डी कुन्हा का विशेष महत्व है। यह 1529 ईस्वी से 1538 ईस्वी तक भारत में पुर्तगाली गवर्नर के रूप में कार्यरत रहा। इसने 1530 ईस्वी में सरकारी कार्यालय को कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया। इस प्रकार गोवा भारत में पुर्तगाली राज्य की औपचारिक राजधानी बन गया। नीनो डी कुन्हा ने मद्रास के निकट सेंथोम और बंगाल के हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को स्थापित करके भारत के पूर्वी तट की ओर भी पुर्तगाली व्यापार का विस्तार किया। इसने 1534 ईस्वी में बेसिन पर तथा 1535 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार कर लिया। बेसिन के विषय में गुजरात के शासक बहादुर शाह से उसने एक समझौता किया था, किंतु बेसिन में एक दीवार खड़ी करने के मुद्दे पर बहादुर शाह से पुर्तगालियों का मतभेद हो गया। कालांतर में बहादुर शाह ने आत्महत्या कर ली। 1559 ईस्वी में दमन में पुर्तगालियों ने समुद्र के समीप कुछ बस्तियां बसाईं, किंतु डच व ब्रिटिश कंपनियों के हिंद महासागर में आ जाने से वहां पुर्तगालियों का एकाधिकार समाप्त हो गया। उल्लेखनीय है कि भारत में पुर्तगालियों के पतन की शुरुआत डचों के भारत आगमन व प्रभाव विस्तार के प्रयासों के साथ ही होती है। पुर्तगालियों का डचों से व्यापारिक स्वार्थों के कारण टकराव हुआ। डचों ने 1663 ईस्वी में कोच्चि पुर्तगालियों से छीन लिया था। डचों की ओर से कड़ी चुनौती मिलने के कारण पुर्तगालियों का भारत से पतन हुआ। पुर्तगाली नियंत्रण की विधि एवं प्रक्रिया। पुर्तगालियों के नियंत्रण एवं विधि प्रक्रिया से आशय ये है कि कुछ नियम, कानून एवं नियंत्रण के उपाय के बल पर विदेशी व्यापार पर एकाधिकार निरंतर बनाए रखना। इस प्रकार 1571 ईस्वी में पुर्तगालियों ने एशियाई साम्राज्य को 3 स्वतंत्र कमानों में बांट दिया। अफ्रीकी समुद्र तट पर स्थित पुर्तगाली बस्तियों पर नियंत्रण के लिए मोजाम्बिक के गवर्नर की नियुक्ति की गई। भारतीय और फारस की खाड़ी में गोवा के गवर्नर की नियुक्ति की गई तथा दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीपों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए मलक्का के गवर्नर की नियुक्ति की गई। यूरोप को होने वाले निर्यात व्यापार को नियंत्रित करने के साथ साथ मालाबार तट पर एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक होने वाले व्यापार और भारतीय बंदरगाहों से फारस की खाड़ी एवं मलक्का तक होने वाले विदेशी व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया। इस प्रकार पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को एस्तादो दा इंडिया नाम दिया गया। पुर्तगालियों की कार्ड्स आर्मेडा काफिला व्यवस्था। इस व्यवस्था का आशय परमिट व्यवस्था से है, जिसके पीछे आर्मेडा की सेना होती थी। इसी कारण पुर्तगाली अपने आप को सागर के स्वामी कहते थे। वास्तव में भारतीय या अरबी जहाज पुर्तगाली अधिकारियों से बिना परमिट लिए अरब सागर में नहीं जा सकते थे। इस परमिट के बदले शुल्क देना पड़ता था। भारतीय एवं अरबी जहाजों को काली मिर्च, अस्त्र शस्त्र एवं विस्फोटक पदार्थ, गोला बारूद ले जाने की अनुमति नहीं थी। पुर्तगालियों की दूसरी व्यवस्था काफिला व्यवस्था थी। इसमें स्थानीय व्यापारियों के जहाजों का एक काफिला होता था, जिसकी रक्षा के लिए पुर्तगाली बेड़ा साथ साथ चलता था। इसके 2 कार्य थे। पहला कार्य जहाजों की समुद्री डाकुओं से रक्षा करना। दूसरा कार्य यह निश्चित करना कि इनमें से कोई जहाज पुर्तगाली व्यवस्था के बाहर जाकर व्यापार न करने पाए। मुगल सम्राट अकबर ने भी पुर्तगालियों से प्रतिवर्ष
एक निशुल्क परमिट प्राप्त करके एक प्रकार से उनका नियंत्रण स्वीकार कर लिया। इस व्यवस्था के अंतर्गत पुर्तगालियों का हिंद महासागर पर 1595 ईस्वी तक एकाधिकार कायम रहा। पुर्तगाली प्रभुत्व का पतन या पुर्तगालियों की असफलता के कारण। पुर्तगालियों के पतन में निम्नलिखित कारण जिम्मेदार हैं। नंबर 1, धार्मिक असहिष्णुता। नंबर 2, दोषपूर्ण शासन। नंबर 3, दोषपूर्ण व्यापार प्रणाली। नंबर 4, स्पेन द्वारा पुर्तगाल का विलय। नंबर 5, विजयनगर साम्राज्य का विध्वंस। नंबर 6, भारत में प्रभुत्व स्थापना करने हेतु यूरोपीय शक्तियों का संघर्ष। नंबर 7, पुर्तगालियों की निर्बल नौसैनिक शक्ति। पुर्तगालियों ने भारत में धार्मिक असहिष्णुता का परिचय दिया। भारतीय जनता के सम्मुख ईसाई धर्म या तलवार को एक दूसरे के विकल्प में रखकर बलपूर्वक धर्म परिवर्तन करवाया। फलतः पुर्तगाली हिंदू और मुसलमान दोनों की श्रद्धा तथा सहानुभूति खो बैठे। यह असंतोष उनके लिए महंगा पड़ा। अल्बुकर्क के समय तक पुर्तगाली शासन व्यवस्था ठीक थी। उसके बाद उसमें दोष और उदासीनता उत्पन्न हो गए। कर्मचारी सदैव अनैतिक साधनों से धन कमाने में लगे रहते थे। दोषपूर्ण व्यापार प्रणाली में भ्रष्टाचार, बेईमानी तथा लूट खसोट का बोलबाला था। इस संबंध में डिसूजा ने लिखा था, पुर्तगालियों ने राष्ट्रीय भावना का बीजारोपण हुआ। इस विद्रोह ने उन्हें एकता तथा संगठन के महत्व को समझाया। अंग्रेजों के दृष्टिकोण से विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार का ध्यान देश की आंतरिक दशा को सुधारने की ओर उन्मुख हुआ तथा भारतीय इतिहास में यही से संवैधानिक विकास का सूत्रपात हुआ। तंबाकू की खेती का प्रचलन किया। 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों ने भारत में पहली मुद्रण मशीन प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। 1560 ईस्वी में गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की गई ताकि किसी भी प्रकार के धर्मद्रोह को दंडित किया जा सके। भारतीय जड़ी बूटियों और औषधीय वनस्पतियों पर यूरोपीय लेखक द्वारा लिखित प्रथम वैज्ञानिक ग्रंथ का प्रकाशन 1563 ईस्वी में गोवा में किया गया। 1542 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ प्रसिद्ध ज्यूस संत जेवियर भारत आया। ईसाई धर्म का मुगल शासक अकबर के दरबार में प्रवेश फादर एक्वावी और मांसरेट के नेतृत्व में हुआ। पुर्तगालियों के साथ भारत में गोथिक स्थापत्य कला का आगमन हुआ। पुर्तगालियों को भारत का जापान के साथ व्यापार प्रारंभ करने का श्रेय भी दिया जाता है। वहां से तांबा और चांदी प्राप्त होती थी। पुर्तगाली मध्य अमेरिका से तंबाकू, आलू और मक्का भारत लाए। फलों में अनानास, पपीता, संतरा, लीची, बादाम, काजू, मूंगफली, शकरकंद एवं काली मिर्च पुर्तगालियों की ही देन रही, जिन्हें उन्होंने कई देशों से प्राप्त किया था। वास्तव में पुर्तगाली आधिपत्य की स्थापना से ही व्यापार में नौसैनिक शक्ति की महत्ता प्रमाणित हुई। फैक्ट्रियां। भारत में यूरोपीय कंपनियों में पुर्तगीज द्वारा स्थापित फैक्ट्री को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। नंबर 1, कोचीन 1503 कैब्राल द्वारा स्थापित, यह भारत में स्थापित प्रथम कंपनी थी। नंबर 2, कन्नूर 1505 अल्मीड़ा द्वारा स्थापित। नंबर 3, अंजा द्वीप अल्मीड़ा द्वारा स्थापित। नंबर 4, मलक्का अल्बुकर्क द्वारा स्थापित। नंबर 5, वेसिन द्वीप भी अल्बुकर्क द्वारा स्थापित। नंबर 6, दमन एवं सीलोन श्रीलंका नीनो द कुन्हा द्वारा स्थापित है। पुर्तगालियों से संबद्ध अन्य महत्वपूर्ण तथ्य संक्षेप में निम्न हैं। नंबर 1, अकबर के शासन में पुर्तगाली, डच एवं अंग्रेज व्यापारी भारत आ चुके थे, तथापि मुगल दरबार से संपर्क स्थापित करने वाले प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली ही थे। नंबर 2, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले प्रथम यूरोपीय फ्रांसीसी थे। 1793 ईस्वी में इस पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। इसे कालांतर में 1814 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत फ्रांसीसियों को सौंप दिया गया था। नंबर 3, 1610 ईस्वी में जहांगीर के काल में पुर्तगालियों ने कुछ शाही जहाजों पर अधिकार कर लिया था। बादशाह ने उनकी सारी व्यापारिक सुविधाएं समाप्त कर दी थी, जिसके बाद पुर्तगालियों को सम्राट से माफी मांगकर समझौता करना पड़ा था। नंबर 4, 1632 ईस्वी में पुर्तगालियों ने भारतीयों के बलात् धर्म परिवर्तन, शाही भूमि व बाजारों में लूटपाट आदि आपत्तिजनक कार्य किए थे। क्रुद्ध होकर तत्कालीन मुगल बादशाह शाहजहां ने इन्हें पूर्णतः समाप्त करने के आदेश दिए थे। हुगली, सालसट, बेसीन आदि क्षेत्र पुर्तगालियों से छीन लिए गए थे। नंबर 5, 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों ने ही भारत में प्रथम मुद्रण मशीन अर्थात प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। नंबर 3, अंग्रेजों का भारत आगमन।
कोलंबस और वास्को डी गामा की खोजी यात्राओं ने वाणिज्यिक जगत के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र भूमध्य सागर से अटलांटिक महासागर की ओर स्थानांतरित कर दिया था। इस कारण क्रमशः यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां इस ओर आकर्षित हुई थीं। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्रम में तृतीय स्थान अंग्रेजों का था। भारत में अंग्रेजों का आगमन डचों के बाद हुआ। यद्यपि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले ही हो चुकी थी। भारत में व्यापारिक लाभार्जन के उद्देश्य से भारत आने वाली कंपनियों में सर्वाधिक सफल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही रही थी। भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक जॉन मिल्डेन हॉल था। यह स्थल मार्ग से 1599 ईस्वी में भारत आया था। 1599 ईस्वी में ही इंग्लैंड में मर्चेंट्स एडवेंचर्स नामक एक व्यापारिक समूह ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। इसकी आधिकारिक संज्ञा थी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इस कंपनी को ब्रिटिश साम्राज्ञी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों में व्यापार का एकाधिकार प्रदान किया। कंपनी में स्थापना के समय 217 साझीदार थे। इसके प्रबंधन हेतु एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति में एक निदेशक, एक उपनिदेशक और 24 सदस्य होते थे। इन्हें कंपनी के साझीदारों की आम सभा द्वारा चुना जाता था। यही समिति बाद में निदेशक मंडल या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से जानी गई। कंपनी का उद्देश्य था पूर्वी द्वीप समूहों से मसाला एवं काली मिर्च का व्यापार तथा पूर्वी देशों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। 1608 ईस्वी में प्रथम ब्रिटिश जहाजी बेड़ा हेक्टर नामक जहाज कैप्टन हॉकिंस नामक अंग्रेज व्यापारी के नेतृत्व में भारत पहुंचा। हेक्टर नामक जहाज को रेड ड्रैगन नाम से भी जानते हैं। हॉकिंस ने सूरत में वर्ष 1608 में ब्रिटिश कारखाने की स्थापना की, अर्थात वर्तमान गुजरात राज्य में स्थित सूरत पहला भारतीय नगर था जहां भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई। कैप्टन हॉकिंस समुद्र मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज था। 1609 ईस्वी का चार्टर। सन 1603 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर की मृत्यु हो गई थी। जेम्स प्रथम महारानी एलिजाबेथ टेलर के उत्तराधिकारी हुए और इंग्लैंड के नए सम्राट बने। इन्हीं के कार्यकाल में 1609 ईस्वी का चार्टर अर्थात अधिकार पत्र अस्तित्व में आया। सम्राट जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 1609 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस एवं विलियम फिंच मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचे। इन्होंने सूरत में स्थापित प्रथम ब्रिटिश कारखाने के लिए मुगल बादशाह से स्वीकृति प्राप्त कर ली, किंतु ये सूरत में स्थायी बस्तियां बसाने की अनुमति सम्राट से प्राप्त करने में असमर्थ रहे थे, क्योंकि पुर्तगालियों ने इसका कड़ा विरोध किया था। उल्लेखनीय है कि विलियम फिंच ही अनारकली की किंवदंती का निर्माता माना जाता है। हॉकिंस फारसी भाषा का विद्वान था। हॉकिंस के फारसी भाषा के ज्ञान से प्रभावित होकर मुगल बादशाह जहांगीर ने इसे खान की उपाधि तथा 400 का मनसब एवं जागीरें प्रदान की थीं। 1611 ईस्वी में दक्षिण भारत में स्थित गोलकुंडा के प्रमुख बंदरगाह मसूलीपट्टम मछलीपट्टम में ब्रिटिश कारखाना स्थापित किया गया। यह दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर स्थापित प्रथम ब्रिटिश कारखाना था। 1611 ईस्वी में कैप्टन मिडल्टन सूरत के स्वाली पहुंचा और पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद सूरत में व्यापारिक रियायत मुगलों से प्राप्त कर ली। इसी क्रम में 1612 ईस्वी में कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को पराजित कर सूरत बंदरगाह पर पुर्तगाली एकाधिकार को भंग कर दिया। अंग्रेजों की इस विजय से प्रभावित होकर मुगल बादशाह जहांगीर ने 1613 ईस्वी में अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कोठी के निर्माण की अनुमति दे दी। यह कोठी टॉमस एडवर्थ के अधीन स्थापित की गई थी। 1626 ईस्वी में अरमा गांव में ब्रिटिश व्यापारिक कोठी की स्थापना की गई, जो दक्षिण भारत में द्वितीय ब्रिटिश व्यापारिक कोठी थी। कैप्टन हॉकिंस एवं विलियम फिंच के बाद जिस ब्रिटिश अधिकारी की मुगलों से व्यापार विस्तार की अनुमति प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका रही, वह था सर टॉमस रो। यह ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 18 सितंबर 1615 ईस्वी को सूरत पहुंचा। टॉमस रो 1615 ईस्वी में ही मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। 1615 ईस्वी से 1618 ईस्वी तक यह मुगल दरबार में रहा। यह बादशाह जहांगीर के साथ शिकार खेलने भी गया था। सर टॉमस रो ने जहांगीर से साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में व्यापारिक कोठियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की थी।
इसी के फलस्वरूप 1619 ईस्वी में आगरा, अहमदाबाद एवं भड़ौच में ब्रिटिश कोठियां तथा सूरत में एक नई ब्रिटिश कोठी स्थापित हुई। भारत में पुर्तगालियों की व्यापारिक शक्ति को आघात पहुंचाने में डचों के बाद सबसे बड़ी भूमिका अंग्रेजों की ही रही। अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में पुर्तगालियों को फारस में पराजित किया। 1622 ईस्वी में हारमुज के क्षेत्र में पुर्तगालियों को पराजित किया था। इन विजयों से 1630 ईस्वी में मैड्रिड की संधि हुई, जिससे पुर्तगालियों व अंग्रेजों के मध्य संघर्ष विराम हो गया। समुद्री मार्गों पर पुर्तगाली प्रभुत्व समाप्त हो गया। 1630 ईस्वी में पूर्वी देशों में अंग्रेजी साम्राज्य का एक बड़ा प्रशासनिक परिवर्तन किया गया। बैंटम, जो कि जावा इंडोनेशिया में स्थित था, सहित पूर्वी साम्राज्य की समस्त अंग्रेजी बस्तियां सूरत की व्यापारिक कोठी के अधीन कर ली गईं। सूरत पूर्व में अंग्रेजी साम्राज्य के केंद्र के रूप में विकसित होने लगा। 1632 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुई, जब उन्होंने गोलकुंडा के सुल्तान से स्वर्णिम फरमान प्राप्त किया। इसके तहत कंपनी को गोलकुंडा स्थित बंदरगाह से व्यापार का एकाधिकार प्राप्त हो गया। इसके बदले कंपनी ने सुल्तान को 500 पैगोडा का वार्षिक कर देने का करार किया था। 1639 ईस्वी में एक अन्य महत्वपूर्ण विस्तार के तहत कंपनी के अधिकारी फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा दरमेला वेंकटप्पा से मद्रास नगर पट्टे पर प्राप्त कर लिया। यहां पर एक किले बंद कोठी का निर्माण किया गया, जिसे फोर्ट सेंट जॉर्ज की संज्ञा दी गई। कालांतर में फोर्ट सेंट जॉर्ज कोरोमंडल तट पर ब्रिटिश कंपनी के मुख्यालय के रूप में विकसित हुआ। 1641 ईस्वी में कंपनी का दक्षिणी मुख्यालय मसूलीपट्टम या मछलीपट्टम से स्थानांतरित कर मद्रास स्थित फोर्ट सेंट जॉर्ज में ला दिया गया। 1658 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा कोरोमंडल समुद्र तट की सभी बस्तियां फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन ला दी गईं। पूर्वी तट पर प्रथम अंग्रेजी कारखाने 1633 में खोले गए, जिनमें हरिहरपुर, जो कि वर्तमान बिहार में है, तथा बालासोर, जो कि वर्तमान उड़ीसा में है। 1651 ईस्वी में बंगाल के नवाब शाह सुजा ने एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार का एकाधिकार प्रदान किया। नवाब शाह सुजा अंग्रेज डॉक्टर वांटम द्वारा राज परिवार की एक स्त्री का सफल इलाज करने से प्रसन्न था। ब्रिजमैन के नेतृत्व में बंगाल के हुगली में ब्रिटिश कारखाना स्थापित हुआ, जो बंगाल में प्रथम ब्रिटिश कारखाना था। कालांतर में पटना, ढाका एवं कासिम बाजार में भी ब्रिटिश कारखाने स्थापित किए गए। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा के साथ हुआ। इस अवसर पर चार्ल्स द्वितीय को बंबई पुर्तगालियों से दहेज में प्राप्त हुआ। चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ब्रिटिश कंपनी को 1668 में सौंप दिया। 1669 ईस्वी में सर जॉर्ज ऑक्सनडेन के स्थान पर गेराल्ड ओंगियर को सूरत का प्रेसिडेंट तथा बंबई का गवर्नर नियुक्त किया गया। इसे बंबई की महानता का संस्थापक माना जाता है। इसने ब्रिटिश कंपनी की संचालन समिति को लिखे पत्र में अपील की थी कि अब समय का तकाजा है कि आप अपने हाथों में तलवार लेकर अपने सामान्य व्यापार का प्रबंध करें। ओंगियर ने मुंबई में कंपनी के शांतिपूर्ण व्यापार को सुनिश्चित करने हेतु अनेक कदम उठाए। बंबई के किले की किलेबंदी एवं गोदी का निर्माण कराया। चांदी व तांबे के सिक्के ढालने हेतु टकसाल स्थापित किया। बंबई में पुलिस बल एवं सेना का गठन तथा सर्वोत्तम समुद्र तटीय बंदरगाह तथा नौ सैन्य अड्डे को विकसित करने का श्रेय भी गेराल्ड ओंगियर को दिया जाता है। मुगलों से अंग्रेजों का पहला टकराव 1686 ईस्वी में हुआ। सर जॉन चाइल्ड, जो कि बंबई का गवर्नर था, ने बंबई एवं पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों पर घेरा डाला था। इसने कई मुगल जहाजों को पकड़ लिया था तथा मक्का जाने वाले तीर्थयात्रियों को बंदी बना लिया था। औरंगजेब के आदेश पर मुगल सेना ने अंग्रेजों को पराजित किया। अंग्रेजों को उनके दुस्साहस का दंड देने के लिए औरंगजेब ने अपने नौसेना नायक सीदी को आदेश दिया कि वह बंबई पर अधिकार कर ले। अंततः जॉन चाइल्ड को अंग्रेजों की ओर से मुगल बादशाह से माफी मांगनी पड़ी तथा मुगलों के सभी पकड़े गए जहाज लौटाने पड़े थे। क्षतिपूर्ति स्वरूप 1.5 लाख रुपए भी अंग्रेजों ने मुगलों को दिया था। 1694 ईस्वी में समग्र ब्रिटिश प्रजा को भारत में व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी गई। ऐसा हाउस ऑफ कॉमन्स, जो कि ब्रिटिश संसद का एक सदन है, में पारित प्रस्ताव के तहत किया गया।
1698 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान ने 3 गांवों सूतानाती, कलिकाता एवं गोविंदपुर की जमींदारी कंपनी को सौंप दी। जाब चारनाक नामक अंग्रेज अधिकारी ने इन्हीं 3 गांवों को मिलाकर आधुनिक कलकत्ता नगर की नींव डाली। यहीं पर ब्रिटिश सम्राट विलियम तृतीय के नाम पर फोर्ट विलियम नामक किलाबंद कोठी का निर्माण हुआ। 1700 ईस्वी में यह पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया। सर चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम का पहला प्रेसिडेंट नियुक्त हुआ। 1774 ईस्वी से 1911 ईस्वी तक कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी रहा। 1698 ईस्वी में राजा विलियम तृतीय ने एक अधिनियम के तहत इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट की स्थापना की। विलियम नॉरिस इस कंपनी के दूत के रूप में मुगल दरबार में आया था। इसे नॉरिस मिशन के नाम से जाना जाता था। 1702 ईस्वी में इन दोनों कंपनियों का विलय हो गया था। नई कंपनी की संज्ञा द यूनाइटेड कंपनी ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। नॉरिस मिशन के प्रतिनिधि मंडल ने कंपनी को औरंगजेब के समय से प्राप्त विशेषाधिकारों के अतिरिक्त बंगाल में सिक्का ढालने तथा कलकत्ता के पास के 38 गांवों को खरीदने की अनुमति प्राप्त करने का प्रयास किया था। 1715 ईस्वी में जॉन सरमन नामक एक अंग्रेज मुगल दरबार में आया था। इसके साथ विलियम हैमिल्टन नामक एक सर्जन भी आया था, जिसने फर्रुखशियर को हुए एक पीड़ादायक रोग का सफल उपचार किया था। इससे प्रसन्न होकर 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखशियर ने 3 शाही फरमान जारी किए। ये कंपनी के पक्ष में एक ऐतिहासिक कदम था। फरमान के तहत कंपनी को निम्न सुविधाएं प्राप्त हुई। नंबर 1, 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले कंपनी को बिना चुंगी दिए बंगाल में व्यापार का एकाधिकार प्राप्त हुआ। नंबर 2, ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत, गुजरात में सभी करों से मुक्ति प्राप्त हो गई। इसके बदले कंपनी को 10,000 रुपये वार्षिक कर का भुगतान करना था। तथा नंबर 3, कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्कों को संपूर्ण मुगल साम्राज्य में चलाने की अनुमति मिल गई। एक अन्य प्रमुख सुविधा थी कलकत्ता के 32 गांवों को किराए पर लेने की अनुमति प्राप्त होना। फर्रुखशियर द्वारा जारी शाही फरमान को और्म महोदय ने कंपनी का महाधिकार पत्र अर्थात मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी है। समग्रतः देखें तो फर्रुखशियर के काल में ही ब्रिटिश कंपनी के व्यापार विस्तार का एक चरण पूरा हो गया था। इस चरण की विशेषता ये थी कि कंपनी की नीति टकराव के बजाय राजनयिक प्रयासों तथा सुलह समझ से व्यापारिक विस्तार की अनुमति लेने और व्यापार के लिए अनुकूल माहौल बनाने की थी। अब तक कंपनी ने जो भी युद्ध लड़े वे कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों को विघ्न रहित रखने के लिए थी। इसके बाद जब व्यापार के विस्तार का क्रम पूर्ण हो गया, कंपनी ने अपने व्यापारिक हितों को भावी काल में भी पूर्णतः सुरक्षित रखने हेतु प्रयास किए। फलतः इस काल के बाद ब्रिटिश नीति मूलतः राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर संपूर्ण भारत पर साम्राज्यिक एकाधिकार कायम करने के उद्देश्य पर केंद्रित हो गई थी। भारत में अंग्रेजों की सफलता का प्रमुख कारण था उनकी दूरदर्शिता एवं ठोस नीति। इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये था कि अंग्रेज एक गतिशील जाति थे और उस काल में भौतिक सभ्यता के अग्रगामी थे। वे राष्ट्रीय गौरव से परिपूर्ण थे, जबकि उनका सामना एक ऐसे समाज से था जो अभी भी मध्ययुगीन शिथिलता और निद्रा के दौर से बाहर नहीं आ पाया था। राष्ट्रीय भावना जैसी आधुनिक प्रवृत्ति से उनका कोई लगाव न था। ये क्षेत्र जाति, धर्म आदि विभिन्न भेदों में बटा हुआ एक विभाजित समाज था। वास्तव में भारत सभ्यता की दौड़ में यूरोप से बहुत पीछे रह गया था और यही कारण है कि समय रहते आसन्न खतरे को भारतीय भांप नहीं सके, न ही भारतीय राजा एकजुट होकर इस साझा चुनौती का सामना कर सके। नंबर 4, डेनों का भारत आगमन। इनका भारत में आने वाली अन्य व्यापारिक कंपनियों की तुलना में कोई विशेष महत्व नहीं है, इसलिए हम इनका संक्षिप्त परिचय ही प्राप्त करेंगे। डेन अंग्रेजों के बाद 1616 ईस्वी में भारत आए। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में ही हुई। पहली फैक्ट्री 1620 ईस्वी में तमिलनाडु के तंजौर जिला स्थित ट्रांकेबार में स्थापित की थी। इसके बाद 1676 ईस्वी में बंगाल के सीरमपुर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित किए। सीरमपुर डेनों का मुख्य व्यापारिक केंद्र था। इन्हें भारत में कोई विशेष व्यापारिक सफलता हासिल नहीं हुई थी। 1745 ईस्वी में अपनी सभी व्यापारिक फैक्ट्रियां अंग्रेजों को बेचकर डेनिश कंपनी भारत से चली गई। नंबर 5, फ्रांसीसी कंपनी का भारत आगमन। फ्रेंच सम्राट लुई 14वें के शासनकाल में उनके मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों से 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। यह भारत आने वाली 5वीं एवं अंतिम यूरोपीय कंपनी थी। यह पूर्णतः सरकारी व्यय से स्थापित कंपनी थी।
प्रथम फ्रांसीसी दल फ्रैंको कैरो नाम के फ्रांसीसी नागरिक के नेतृत्व में भारत आया। फ्रैंको कैरो के प्रयासों से 1668 ईस्वी में प्रथम फ्रांसीसी व्यापारिक कोठी सूरत, गुजरात में स्थापित हुई थी। फ्रैंको कैरो के साथ मरकारा नामक एक व्यक्ति भी भारत आया। 1669 ईस्वी में मरकारा ने गोलकुंडा के सुल्तान से अनुमति प्राप्त कर मसूलीपट्टम में द्वितीय फ्रांसीसी व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की। 1673 ईस्वी में कंपनी के निदेशक फ्रैंको मार्टिन तथा बेलांग द लेस्पिने ने वालीकोंडपुरम के सूबेदार शेर खां लोदी से छोटा सा गांव पदुचेरी प्राप्त किया। फ्रांसीसियों ने यहां फ्रेंच बस्ती स्थापित की, जो कि आधुनिक पांडिचेरी नगर के रूप में विकसित हुआ। 1674 ईस्वी में फ्रैंको मार्टिन पांडिचेरी स्थित फ्रेंच कोठी का प्रमुख बना। 1674 ईस्वी में ही बंगाल के नवाब शाइस्ता खां की अनुमति से चंद्रनगर में फ्रांसीसी कोठी की स्थापना हुई। 1793 ईस्वी में डचों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर पांडिचेरी पर अधिकार कर लिया, किंतु 1697 ईस्वी में डचों और फ्रांसीसियों के मध्य रिजविक की संधि हुई, जिसके तहत पांडिचेरी फ्रांसीसियों को वापस मिल गया। 1701 ईस्वी में पांडिचेरी को पूर्व की सभी फ्रेंच बस्तियों का मुख्यालय बना दिया तथा फ्रैंको मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी मामलों का महानिदेशक नियुक्त किया गया। फ्रैंको मार्टिन ने पांडिचेरी की फैक्ट्री में फोर्ट लुई का निर्माण कार्य पूरा करवाया। 1719 ईस्वी में फ्रांसीसी सम्राट के आदेश पर पुरानी फ्रेंच कंपनी को सम्मिलित कर यूनाइटेड कंपनी देश इंडेस की स्थापना की गई। फ्रांसीसी औपनिवेशिक व्यापार का समस्त कार्य इस कंपनी को सौंप दिया गया। इसके बाद फ्रांसीसियों ने कई महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की। फ्रांसीसियों ने 1721 ईस्वी में मॉरिशस, 1724 ईस्वी में मालाबार समुद्र तट पर स्थित माही तथा 1739 ईस्वी में कारिकल पर अधिकार कर लिया। 1731 ईस्वी में डुप्ले नामक फ्रेंच अधिकारी को चंद्रनगर की व्यापारिक कोठी का प्रमुख नियुक्त किया गया। डुप्ले फ्रेंच कंपनी का एक महत्वपूर्ण अधिकारी था। इसने अंग्रेजों के खिलाफ कई व्यापारिक युद्ध में फ्रांसीसी कंपनी का नेतृत्व किया था। फ्रेंच व्यापारिक कोठियों का एक संक्षिप्त परिचय। फ्रांसीसियों के भारत आगमन के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के बाद भारत में फ्रांसीसियों द्वारा स्थापित प्रमुख कोठियों का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेने से इस अध्याय का अध्ययन संपूर्ण हो जाएगा। भारत में स्थापित प्रमुख फ्रेंच कोठियां निम्नवत हैं। नंबर 1, सूरत। यह गुजरात प्रांत में स्थापित की गई थी। यह भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम व्यापारिक कोठी थी। इसे फ्रैंको कैरो द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित किया गया था। नंबर 2, मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम। यह कोठी आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित थी। फ्रांसीसियों के साथ भारत आए मरकारा नामक एक व्यक्ति ने गोलकुंडा के सुल्तान से अधिकार पत्र प्राप्त कर 1669 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। यह भारत में स्थापित दूसरी फ्रेंच कोठी थी। नंबर 3, सांथोमी। यह कोठी तमिलनाडु राज्य में मद्रास शहर के निकट स्थापित की गई थी। इसे 1672 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने गोलकुंडा के सुल्तान और डचों की सम्मिलित सेना को पराजित करके प्राप्त किया था। यह डचों की फ्रांसीसियों के हाथों एक बड़ी पराजय थी। नंबर 4, पांडिचेरी। पांडिचेरी में फ्रेंच कोठी की स्थापना 1673 ईस्वी में फ्रैंको मार्टिन द्वारा की गई थी। फ्रैंको मार्टिन ने वलीकोंडपुरम के सूबेदार शेर खां लोदी से फैक्ट्री के लिए भूमि प्राप्त की थी। आधुनिक पांडिचेरी की नींव भी फ्रांसीसियों द्वारा डाली गई थी। यह फ्रांसीसियों की सबसे महत्वपूर्ण कोठियों में एक थी। नंबर 5, चंद्रनगर। बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां से 1674 ईस्वी में प्राप्त अनुमति के बाद चंद्रनगर में कोठी की स्थापना की गई थी। नंबर 6, माही। यह कोठी फ्रांसीसियों द्वारा 1725 ईस्वी में स्थापित की गई थी। यह मालाबार समुद्र तट पर स्थित थी। नंबर 7, कारिकल या कराईकल। मालाबार समुद्र तट पर स्थित कारिकल पर 1739 ईस्वी में फ्रांसीसियों का अधिकार हो जाने के बाद फ्रेंच कोठी की स्थापना की गई थी। आंग्ल फ्रेंच प्रतिद्वंदिता। जैसा कि अब तक के अध्ययन से स्पष्ट है कि भारत में पुर्तगाली कंपनी का व्यापारिक शक्ति के रूप में पतन डच कंपनी से व्यापारिक एवं सैन्य टकराव के कारण हुआ। इसी प्रकार कालांतर में डच कंपनी का भारत से पतन फ्रेंच कंपनी से व्यापारिक प्रतिद्वंदिता के कारण हुआ। अब भारत में व्यापारिक एकाधिकार की होड़ में 2 व्यापारिक कंपनियां आमने सामने थीं। यह थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एवं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इन दोनों की व्यापारिक प्रतिद्वंदिता ने अंततः
सैन्य संघर्ष को जन्म दिया और ये सैन्य संघर्ष भारतीय इतिहास में कर्नाटक युद्धों के रूप में जाने जाते हैं। इन युद्धों का भारत के आधुनिक इतिहास में विशेष महत्व है, क्योंकि करीब 20 वर्षों तक अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के मध्य लड़े गए इन 3 कर्नाटक युद्धों ने ही आने वाले समय में भारत के भावी भाग्य नियंता का निर्णय किया। कर्नाटक युद्ध के परिणाम अंततः अंग्रेजों के पक्ष में रहे और आधुनिक भारत का इतिहास भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के इतिहास का पर्याय बन गया। इस अंश का अध्ययन 2 चरणों में करना सुविधाजनक होगा। प्रथम, कर्नाटक का संक्षिप्त भौगोलिक ऐतिहासिक परिचय तथा द्वितीय, कर्नाटक के 3 युद्धों का क्रमिक परिचय। कर्नाटक कोरोमंडल तट तथा उसके पीछे की वह भूमि थी जो मैसूर की पश्चिमी पहाड़ी माला द्वारा पृथक्कृत थी। इसकी उत्तरी सीमा पर कुंडलकंपा नदी थी तथा दक्षिणी सीमा पर तंजौर का क्षेत्र था। कर्नाटक दक्कन के सूबेदार के अधीन एक प्रांत था। इसका शासन एक प्रांतपति अर्थात गवर्नर के हाथ में था, जिसे नवाब कहते थे। कर्नाटक की राजधानी अर्काट थी। वर्तमान में कर्नाटक की राजधानी बेंगलौर अर्थात बंगलुरु है। उस समय कर्नाटक के प्रमुख शहर थे मद्रास, पांडिचेरी, अर्काट, बेल्लौर तथा त्रिचनापल्ली। 18वीं सदी में इंग्लैंड और फ्रांस यूं तो भारत में सभी क्षेत्रों में एक दूसरे के कड़े प्रतिद्वंदी थे, किंतु प्रत्यक्ष संघर्ष मूलतः कर्नाटक राज्य में हुआ। कर्नाटक युद्ध भारतीय व्यापारिक मंच से फ्रांस के पराभव के कारण बने। उल्लेखनीय है कि भारत में फ्रेंच गवर्नर क्रमशः थे अलेक्जेंडर, ड्यूमा, डुप्ले, गोडेहू तथा काउंट डी लाली। इनमें अलेक्जेंडर ड्यूमा के अतिरिक्त सभी तीनों गवर्नरों की कर्नाटक युद्धों में क्रमशः सहभागिता थी, जिसका परिचय अब हम प्राप्त करेंगे। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48। वह युद्ध यूरोप में फ्रांस एवं ब्रिटेन के मध्य लड़े जा रहे ऑस्ट्रिया के युद्ध, जिनमें दोनों देश विरोधी खेमों में थे, का ही विस्तार था। इसका तात्कालिक कारण था एक ब्रिटिश अधिकारी बार्नेट द्वारा कुछ फ्रेंच जहाजों पर कब्जा करना। इसमें पकड़े गए फ्रेंच जहाजों में फ्रेंच गवर्नर डुप्ले का जहाज भी था। डुप्ले ने मॉरिशस में फ्रेंच गवर्नर लॉ बोर्डोने से सहायता मांगी। बोर्डो ने 3000 सैनिक लेकर कोरोमंडल तट पहुंचा। अंग्रेजी सेना प्रमुख पेटन था। 21 सितंबर 1741 ईस्वी को मद्रास में अंग्रेजों की पराजय हुई। उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा। इस समय युद्ध बंदियों में क्लाइव भी था, जो कालांतर में अंग्रेज गवर्नर बना। बोर्डो ने व डुप्ले के मध्य युद्ध जारी रखने का मतभेद था। अंततः बोर्डो ने वापस लौट गया। डुप्ले ने ब्रिटिश शक्ति को पूर्णतः समाप्त करने के उद्देश्य से मद्रास में एक प्रमुख ब्रिटिश कोठी पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने नवाब से सहायता मांगी। कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 सैनिकों को भेजा। परिणामतः सेंट टोमे का युद्ध 1746 में लड़ा गया। नवाब एवं फ्रांसीसियों की सेना के मध्य हुए इस युद्ध में कैप्टन पैराडाइज ने एक छोटी सी सेना, जिसमें मात्र 930 सैनिक थे, लेकर फ्रांसीसियों का नेतृत्व किया। भारी संख्या बल के बावजूद नवाब की सेना पराजित हुई। इस पराजय के निहितार्थ ये रहे कि भारतीय नरेशों की सैन्य दुर्बलता स्पष्ट हो गई। इसके बाद डुप्ले ने मद्रास में सेंट डेविड नामक अंग्रेजी किले में घेरा डाला, किंतु 18 माह तक में किले को जीतने में असमर्थ रहा। 1748 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को जीतने का असफल प्रयास किया। 1748 ईस्वी में दोनों पक्षों के मध्य यूरोप में ए लॉ शापेल की संधि हुई। इसके तहत भारत में मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया तथा अमेरिका में लुईवर्ग अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को सौंप दिया। संधि के तहत दोनों पक्ष शांति कायम करने पर सहमत हुए। इस प्रकार कर्नाटक का युद्ध समाप्त हो गया। इसमें यह विशेष रूप से स्मरणीय तथ्य है कि नंबर 1, सेंट टोमे का युद्ध 1746 ईस्वी में प्रथम कर्नाटक युद्ध के तहत लड़ा गया तथा नंबर 2, युद्ध का समापन ए लॉ शापेल की संधि के फलस्वरूप हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 ईस्वी। इससे संबद्ध प्रमुख युद्ध थे अंबूर का युद्ध तथा जिंजी का युद्ध। यह भारत में डुप्ले की वापसी का कारण बना। युद्ध का तात्कालिक कारण था फ्रेंच व ब्रिटिश कंपनियों द्वारा हैदराबाद एवं कर्नाटक की राजनीति में हस्तक्षेप करना। हैदराबाद के निजामुल मुल्क आसफ जहां की 21 मई 1748 ईस्वी में मृत्यु हो गई तथा उसका पुत्र नासिर जंग को हैदराबाद का नया नवाब बनाया गया।
आसफ जहाँ का पोता मुजफ्फर जंग सत्ता पर काबिज होना चाहता था। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए मुजफ्फर जंग ने फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले से सहायता मांगी। कर्नाटक में नवाब अनवरुद्दीन को पदच्युत कर उसका बहनोई चंदा साहब स्वयं नवाब बनना चाहता था। चंदा साहब ने भी फ्रेंच गवर्नर डुप्ले से सहायता मांगी। परिणामतः डुप्ले ने मुजफ्फर जंग तथा चंदा साहब के साथ गुप्त रूप से एक त्रिपक्षीय समझौता किया और इन्हें सत्ता दिलाने का वायदा किया। सर्वप्रथम युद्ध कर्नाटक के वेल्लोर के समीप अंबूर नामक स्थान पर लड़ा गया। 3 अगस्त 1749 ईस्वी को फ्रांस के नेतृत्व में त्रिपक्षीय गठबंधन ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। फ्रांसीसियों ने चंदा साहब को कर्नाटक की गद्दी पर बैठा दिया तथा पुरस्कार स्वरूप नवाब चंदा साहब ने पांडिचेरी के निकट 80 गांव फ्रांसीसियों को प्रदान किए। हैदराबाद में निजाम नासिर जंग जिंजी के युद्ध में पराजित हुआ। मुजफ्फर जंग को 1750 ईस्वी में दक्कन हैदराबाद का नया निजाम अर्थात सूबेदार बनाया गया। फ्रांसीसियों द्वारा इस सहयोग के पुरस्कार स्वरूप मुजफ्फर जंग ने उन्हें पांडिचेरी के निकट का क्षेत्र तथा मसूलीपट्टनम का महत्वपूर्ण नगर प्रदान किया। बुस्सी की अध्यक्षता में हैदराबाद में फ्रांसीसी सेना तैनात की गई। राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को मात देने में फ्रांसीसियों ने कर्नाटक के नवाब चंदा साहब की सहायता की थी। उसके बदले चंदा साहब ने फ्रांसीसियों को उनके व्यापारिक प्रतिद्वंदी अंग्रेजों की घेराबंदी में सहायता की। डुप्ले और चंदा साहब ने अंग्रेजों के एक प्रमुख गढ़ त्रिचनापल्ली का घेरा डाला। 1751 ईस्वी में त्रिचनापल्ली पर दबाव कम करने के लिए अंग्रेज अधिकारी क्लाइव ने अचानक आक्रमण कर कर्नाटक की राजधानी अर्काट को जीत लिया। 53 दिनों तक फ्रेंच व चंदा साहब अर्काट को जीत न सके। इधर त्रिचनापल्ली में स्ट्रिंगर लॉरेंस नामक अधिकारी के नेतृत्व में अंग्रेजों के कड़े प्रतिरोध के कारण फ्रांसीसियों को त्रिचनापल्ली का घेरा उठाना पड़ा। फ्रांसीसियों को एक अन्य आघात तब लगा जब तंजौर के राजा ने धोखे से कर्नाटक के नवाब चंदा साहब की हत्या कर दी। अंग्रेजों ने मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बनाया। अंततः एक संधि के द्वारा युद्ध समाप्त हुआ। इस प्रकार त्रिचनापल्ली को न जीत पाना चंदा साहब की हत्या तथा अर्काट को अंग्रेजों से वापस प्राप्त करने में 53 दिनों के विलंब से अंग्रेजों के समक्ष फ्रांसीसियों को कमजोर साबित कर दिया। फ्रेंच गवर्नर डुप्ले की प्रतिष्ठा को भी व्यापक क्षति हुई। अंततः 1754 ईस्वी में डुप्ले की जगह गोडेहू को भारत में फ्रेंच गवर्नर नियुक्त किया गया। डुप्ले का भाग्य अस्त होने में त्रिचनापल्ली में मिली पराजय का अहम योगदान रहा। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 ईस्वी तक। इसका तात्कालिक कारण था यूरोप में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य 1756 ईस्वी में प्रारंभ सप्तवर्षीय युद्ध के कारण बढ़ी कटुता एवं प्रतिद्वंदिता ने भारत में भी इन दोनों प्रतिद्वंदियों को युद्ध के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। युद्ध का प्रारंभ अंग्रेजों ने किया। 1756 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारियों एडमिरल वॉटसन तथा क्लाइव ने बंगाल में स्थित फ्रांसीसियों के प्रमुख उपनिवेश चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों का सामना करने के लिए काउंट डी लाली नामक फ्रेंच अधिकारी को भारत भेज दिया गया। लाली 1757 ईस्वी में भारत पहुंचा। उल्लेखनीय है कि 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त कर अंग्रेज बेहतर स्थिति में थे। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की थी, जिससे अंग्रेज अपार धन एवं भू क्षेत्र के स्वामी बन चुके थे। अतः कर्नाटक के तृतीय युद्ध में फ्रांस का सामना अपेक्षाकृत सशक्त प्रतिद्वंदी से था। 1758 ईस्वी में काउंट डी लाली ने अंग्रेजों के प्रमुख गढ़ फोर्ट सेंट डेविड पर अधिकार कर लिया। यद्यपि लाली मद्रास पर अधिकार न कर सका। इसी समय काउंट डी लाली ने तंजौर पर आक्रमण कर दिया। तंजौर पर फ्रांसीसियों का 56 लाख रुपया बकाया था। काउंट डी लाली ने युद्ध में सहायता के लिए बुस्सी को तंजौर बुला लिया। बुस्सी को हैदराबाद से हटाना लाली की सबसे बड़ी भूल मानी जाती है, क्योंकि इससे हैदराबाद में भी फ्रांसीसियों की स्थिति कमजोर हो गई। 22 जनवरी 1760 ईस्वी में अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के मध्य वांडीवाश का युद्ध हुआ। अंग्रेजों का नेतृत्व आयर कूट ने किया, जबकि फ्रांसीसियों का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया। परिणाम पूर्णतः अंग्रेजों के पक्ष में रहा। फ्रांसीसियों की शर्मनाक पराजय हुई। बुस्सी को कैद कर लिया गया, जबकि लाली पांडिचेरी भाग गया। लाली ने प्रत्याक्रमण के प्रयास में मैसूर के शासक हैदर अली से संधि की, किंतु यह व्यवहारिक न हो सकी। वांडीवाश के युद्ध में फ्रांसीसियों को बुरी तरह पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने प्रमुख फ्रेंच बस्ती पांडिचेरी का घेरा डाला। फ्रांसीसियों को आत्मसमर्पण करना पड़ा।
जिंजी एवं माही सहित भारत में सभी भारतीय उपनिवेश फ्रांसीसियों के हाथ से निकल गए। अंततः 1763 ईस्वी में दोनों पक्षों के मध्य यूरोप में हस्ताक्षरित पेरिस की संधि से युद्ध समाप्त हुआ। पांडिचेरी सहित कुछ स्थान अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को लौटाए, तथापि एक व्यापारिक शक्ति के रूप में फ्रांसीसियों का भारत से अंतिम रूप से पराभव हो गया। यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। नंबर 1, यूरोपियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली भारत में व्यापार करने आए। नंबर 2, वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में दक्षिण भारत के कालीकट बंदरगाह पर आया था। नंबर 3, 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनाकर भेजा गया। नंबर 4, पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचीन में प्रथम फैक्ट्री बनाई थी। नंबर 5, गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नंबर 6, 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने गोवा को बीजापुर के आदिल शाह से जीत लिया। कालांतर में गोवा राजधानी बना। नंबर 7, 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टम में डचों ने प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी। डचों ने पुलिकट को अपना केंद्र बनाया था। नंबर 8, डचों ने कपड़े के निर्यात पर अधिक महत्व दिया। इन्होंने ही भारतीय वस्त्र को प्रमुख निर्यात की वस्तु बना दिया। नंबर 9, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्व के साथ व्यापार करने का एकाधिकार पत्र प्रदान किया। नंबर 10, 1609 ईस्वी में हॉकिंस जहांगीर की दरबार में आया और जहांगीर ने उसे 400 की मनसबदारी प्रदान की। 11, अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित हुई। नंबर 12, 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो जहांगीर की दरबार में उपस्थित हुआ। नंबर 13, 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने मद्रास को चंद्रगिरी के शासक से पट्टे पर प्राप्त किया और यहीं पर फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किलाबंद कोठी का निर्माण हुआ। नंबर 14, 1661 ईस्वी में पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा का विवाह ब्रिटिश शासक चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ और बंबई दहेज के रूप में शासक को प्राप्त हो गई। नंबर 15, 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। नंबर 16, 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को बंगाल के सूबेदार अजीमुशान से सुतानाती, कालिकाता तथा गोविंदपुर तीनों गांवों की जमींदारी प्राप्त हो गई। इसके बदले गांवों के मालिकों को 1200 रुपए देने पड़े। इन्हीं तीनों गांवों को मिलाकर जॉब चारनॉक ने कलकत्ता नगर की नींव डाली। फोर्ट विलियम नामक किले की स्थापना हुई। नंबर 17, 1700 ईस्वी में कलकत्ता। 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी कंपन्ने देस इंडेस ओरियंतलेस की स्थापना हुई। नंबर 20, भारत में फ्रांसीसियों की पहली कोठी फ्रैंको कैरो द्वारा सन 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित हुई। नंबर 21, फ्रैंको मार्टिन एवं वेलांग द लेस्पिने ने 1673 ईस्वी में पांडिचेरी की स्थापना की थी। बाद में पांडिचेरी राजधानी बना। पूछे गए प्रश्न उत्तर। यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन। प्रश्न 1, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम है? उत्तर, फोर्ट विलियम। प्रश्न 2, भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन था? उत्तर, हेक्टर। इसे रेड ड्रैगन के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न 3, फ्रांसीसियों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? उत्तर, सूरत। प्रश्न 4, भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कौन था? उत्तर, कोलबर्ट। प्रश्न 5, भारत में आलू की फसल किसने शुरू की थी? उत्तर, पुर्तगालियों ने। प्रश्न 6, कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? उत्तर, गोवा। प्रश्न 7, अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बंबई दहेज में दिया गया था? उत्तर, पुर्तगाल की। प्रश्न 8, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? उत्तर, 1664 ईस्वी में। प्रश्न 9, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर, वारेन हेस्टिंग्स। प्रश्न 10, किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? उत्तर, पुर्तगालियों ने। प्रश्न 11, भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज किसने की थी? उत्तर, पुर्तगालियों ने। प्रश्न 12,
केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? उत्तर वास्को डी गामा ने। प्रश्न 13, भारत में सबसे पहले आने और सबसे बाद में जाने वाले यूरोपी कौन थे? उत्तर पुर्तगाली। प्रश्न 14, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? उत्तर अल्बुकर्क। प्रश्न 15, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन करने में क्यों असफल रहे? उत्तर क्योंकि अंग्रेजों के पास एक शक्तिशाली फौज थी। प्रश्न 16, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पत्र किसने प्रदान किया था? उत्तर एलिजाबेथ प्रथम ने। प्रश्न 17, किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया था? उत्तर सर जॉन चाइल्ड को। प्रश्न 18, वास्को डी गामा का स्वागत करने वाला भारतीय शासक कौन था? उत्तर जमोरिन। प्रश्न 19, अंग्रेजों के भारत आने का क्या मंतव्य था? उत्तर व्यापार। प्रश्न 20, भारत में पहली फ्रेंच बस्ती कहाँ स्थापित हुई? उत्तर सूरत में। प्रश्न 21, बंगाल के प्रमुख बंदरगाह हुगली से पुर्तगालियों को निष्कासित करने वाला मुगल बादशाह कौन था? उत्तर शाहजहां। यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन। पूछे गए प्रश्न उत्तर। द्वितीय स्तर। प्रश्न 1, वास्को डी गामा भारत कब आया था? उत्तर 17 मई 1498 ईस्वी। प्रश्न 2, वास्को डी गामा का भारत में किसने स्वागत किया था? उत्तर जमोरिन ने। प्रश्न 3, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? उत्तर अल्बुकर्क। प्रश्न 4, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? उत्तर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। प्रश्न 5, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार करने वाले कौन थे? उत्तर पुर्तगाली। प्रश्न 6, किन यूरोपियों ने सर्वप्रथम समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? उत्तर पुर्तगाली।